हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे ग्लाइकोलिसिस टॉपिक। जैसे कि आपको पता है कि ये टॉपिक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे मेटाबॉलिज्म का ये सबसे पहला पाथवे है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जब मेटाबॉलिज्म आप पढ़ना स्टार्ट करते हो तो ग्लाइकोलिसिस हमारा सबसे फर्स्ट नंबर पर पाथवे आता है और उसके बाद हमारे फर्दर पाथवेज आते हैं। तो इस पाथवे में आप क्या करने वाले हो कि ग्लूकोज का कन्वर्जन पढ़ने वाले हो इनटू द पायरुवेट। तो दिस इज द 10 स्टेप रिएक्शन। और मेरी ये जो वीडियो है वो नीट और जेई के बच्चे भी देख सकते हैं, क्योंकि उनके एग्जाम्स में भी आती है ग्लाइकोलिसिस साइकिल। बाकी बीएससी एमएससी स्टूडेंट्स के लिए तो है ही इम्पोर्टेंट। इसके अलावा मेरी एक और वीडियो है जिसमें कि मैंने डिटेल्ड में कराई है ग्लाइकोलिसिस को, क्योंकि दिस साइकिल यहाँ पर जो मैं कराने वाली हूँ वो सिर्फ स्टेप्स कराऊंगी, उनमें स्ट्रक्चर्स नहीं है। जो बच्चे बिल्कुल बीएससी कोर सब्जेक्ट से हैं या एमएससी बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी कर रहे हैं, उनको विद स्ट्रक्चर्स करनी होती हैं सारी मेटाबॉलिज्म्स के पाथवे। तो वो बच्चे ये देख सकते हैं मेरी वीडियो और उसको इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट, ग्लाइकोलिसिस। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि हमारा मेटाबॉलिज्म का टॉपिक है, और मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में जैसे हम कोई भी फूड इंटेक करते हैं तो वो मिक्सचर ऑफ फूड इंटेक होता है। उसमें हमारे फैट्स भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, वाइटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो मेटाबोलाइज होते हैं इनटू द सेल। तो सेल में जब वो मेटाबोलाइज होते हैं तो उसके लिए वहां पर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और उन सारे एंजाइम्स की हेल्प से हमारा फाइनली एनर्जी मिलती है। क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ भी हमने अगर काम करना है तो उसके लिए अल्टीमेटली वी नीड अ एनर्जी। तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? जो हम फूड इनटेक कर रहे हैं। तो आपने जैसे सुना है कि ग्लूकोज जो हमारा सबसे बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ग्लूकोज हमारा ऐसा एनर्जी नहीं देता। ग्लूकोज को भी फर्दर मेटाबोलाइज किया जाता है इनटू द अदर स्मॉलर पार्टिकल्स, और वो जो हमारे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमें फाइनली एनर्जी देते हैं इनटू द डिफरेंट स्टेप्स। तो ग्लाइकोलिसिस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ग्लाइकोलिसिस हमारी 10 स्टेप रिएक्शन है, यानी कि 10 स्टेप में ये हमारा ब्रेक हो जाता है इनटू द पायरुवेट। और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको पता है, मैंने यहाँ पे ड्रॉ भी किया है। दिस इज द रिंग फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि जितने भी हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसमें आपको पता है कि जो ग्लूकोज है वो हमारा 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। वन इज द रिंग फॉर्म एंड वन इज द ओपन फॉर्म, दोनों फॉर्म्स होती हैं। तो मैंने यहाँ पर रिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, वो बेसिक है, वो आप लर्न कर सकते हो, वो आपको आना भी होना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए कि कैसे ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे अब हमारा जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है आपको पता है कि इट इज अ 6 कार्बन चेन। तो हमारा 6 कार्बन से मिलके बना हुआ है, और जब ये पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है तो ये यहाँ पर 3 कार्बन का हमें मॉलिक्यूल प्रोवाइड करता है। जो हमें यहाँ पर फाइनल मिलता है प्रोडक्ट, वो हमारा 3 कार्बन का होता है। तो अब ये ब्रेक डाउन कैसे हो रहा है और हमें एनर्जी कहाँ पर, किस रिएक्शन में, किस स्टेप में कैसे मिल रही है, वो हम यहाँ पर आज करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो ग्लूकोज है वो फर्स्ट स्टेप में हमारा कन्वर्ट हो जाता है इनटू द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और आपको ये सब तो पता ही है कि जो हमारा एनर्जी सोर्स है हमारी बॉडी के अंदर वो होता है एटीपी, विच इज अ एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट मतलब कि उसके पास 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। अगर एक फॉस्फेट ग्रुप निकल जाता है तो वो हमें एनर्जी देता है, फिर सेकेंड एंड 3, मैक्सिमम वो 3 रिमूव कर सकता है। तो यहाँ पर भी हमारा एटीपी यूटिलाइज होएगा। मैं अगर यहाँ पर बात करूं तो जो हमारी 10 स्टेप रिएक्शन होती है ग्लाइकोलिसिस की, वो यूजुअली हमारी 3 स्टेप्स में होती है, 3 फेजेस में होती है। और उसमें फेजेस कौन कौन सी है? 1 इज द प्रिपरेटरी फेज, जो कि 1, 2, 3 स्टेप्स के लिए है, यानी कि स्टेप नंबर 1, 2 और 3 जो है हमारे प्रिपरेटरी फेज है। फिर 4 एंड 5 स्टेप्स जो है वो हमारे स्प्लिटिंग फेज है। तो जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा होगा कि स्प्लिटिंग, तो यहाँ पर हमारा जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है 6 कार्बन का, वो हमारा ब्रेक हो जाता है। एंड जो लास्ट है हमारा फेज वो है हमारा पे ऑफ फेज। पे ऑफ फेज हमारा होता है स्टेप 6 से लेकर स्टेप 10 तक। तो पे ऑफ फेज में हमें एटीपी मिलता है और प्रिपरेटरी फेज में हमारा एटीपी यूटिलाइज होता है। तो फर्स्ट स्टेप रिएक्शन है हमारे ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ,
और 6 फॉस्फेट हुआ तो यानी कि 6 पोजीशन पर हमारा फॉस्फेट अटैच हुआ है ग्लूकोज की 6 पोजीशन पर। और अगर फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ है तो वो कहां से मिलेगा, मैंने आपको बताया है कि वो हमें मिलेगा एटीपी से। एटीपी हमारा ब्रेक होता है, एटीपी हमारा ब्रेक होता है इनटू एडीपी एंड प्लस फॉस्फेट ग्रुप। तो ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये हमारा अटैच हो जाता है इनटू द 6 पोजीशन ऑफ द कार्बन एटम। अब जहां पर भी आप फॉस्फेट ग्रुप की इन्वॉल्वमेंट देखेंगे, आइदर वो अटैच हो रहा हो, आइदर वो हमारा वहां से रिमूव हो रहा हो, वहां पर हमेशा काइनेज एंजाइम वर्क करता है। आपने इस चीज को ध्यान रखना है, जितनी भी स्टेप्स मेटाबॉलिज्म में आप पढ़ोगे, यहाँ पर इस पाथवे में भी, ग्लाइकोलिसिस के पाथवे में भी, और इसके अलावा और भी आप कोई पाथवे पढ़ते हो, वहां पर जहां पर भी आप काइनेज एंजाइम यूज करोगे वहां हमेशा फॉस्फेट ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो यहाँ पर भी हमने यूज किया है हेक्सोकाइनेज एंजाइम। हेक्सो वी यूज फॉर द 6 नंबर्स। तो हमारा जो यहाँ पे ग्लूकोज है वो भी हमारा 6 मेंबर का, 6 कार्बन का है, तो वो हमारा यहाँ पर फॉर्म कर रहा है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यानी कि वो हेल्प कर रहा है कि फॉस्फेट ग्रुप जो है वो हमारा अटैच हो जाए ऑन द पोजीशन ऑफ द 6 कार्बन ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो आपको स्ट्रक्चर्स नहीं करने हैं, इट इज अ वेरी बेसिक, आपको ओनली स्टेप्स करने हैं। तो मैंने यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ किया है, लेकिन ये जो 6 पोजीशन होती है वो यहाँ पर O के साथ H रिमूव हो जाता है और PO3 जो कि फॉस्फेट ग्रुप है वो अटैच हो जाता है। और जहां पर भी आप काइनेज एंजाइम यूज करोगे वहां पर आपने Mg+2 आयंस या फिर K+ आयंस को जरूर मेंशन करना है, क्योंकि उनकी प्रेजेंस में ही वो एंजाइम हेक्सोकाइनेज एंजाइम एक्टिवेट होता है। अगर हमारा ये आयंस नहीं होंगे तो ये एंजाइम हमारा एक्टिवेट नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा सेकेंड स्टेप, जिसमें कि हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट तो फॉर्म हो गया है, लेकिन अब इसका फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्जन होगी, यानी कि अब इसका आइसोमेरिज्म होगा। तो आइसोमेरिज्म के लिए आपको पता है कि हम यूज करते हैं आइसोमरेज एंजाइम। जैसे कि नाम से ये है कि अगर यहाँ पर आइसोमेरिज्म हो रही है तो आइसोमरेज, तो आप उसको इजीली लर्न कर सकते हो कि आइसोमरेज एंजाइम हमारा होता है ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का हमारा सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, लेकिन उनकी रिंग्स चेंज होती है। ग्लूकोज की हमारी होती है 6 मेंबर्ड की रिंग और फ्रक्टोज की हमारी होती है 5 मेंबर्ड की रिंग। तो यहाँ पर हमारी 5 मेंबर्ड की फ्रक्टोज की रिंग चेंज हो गई है और हमारा 6 पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप तो ऑलरेडी टच है, तो सिर्फ हमारा रिंग में चेंज हुआ है, बाकी सारे हमारे जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं या नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स और भी जो भी एटम्स हैं वो हमारा सेम रहेंगे। तो इसके लिए जो एंजाइम यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज। जो भी हमारी रिएक्शंस होती हैं उसमें हमारा एक रिएक्टेंट होता है और एक प्रोडक्ट होता है, तो जिससे जो भी चीज फॉर्म हो रही होती है वो रिएक्टेंट, और जो फॉर्म फाइनली हमारा प्रोडक्ट बन रहा होता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज है तो उसमें हमारा ग्लूको भी है, उससे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल को पता चल रहा है, फॉस्फो से हमारा ये पता चल रहा है कि उसमें फॉस्फेट अटैच्ड है, और आइसोमरेज का मतलब ये है कि जो फॉस्फोग्लूको था उसका यहाँ पर आइसोमेरिज्म हो रहा है, उसका यहाँ पर चेंज हो रहा है, यानी कि अब हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल चेंज हो गया है इनटू द फ्रक्टोज मॉलिक्यूल। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया हमारे सेकंड स्टेप रिएक्शन में, जो कि हमारे इरिवर्सिबल रिएक्शन है। हमारी जो 10 स्टेप रिएक्शंस होती हैं ग्लाइकोलिसिस की, उसमें हमारे 3 स्टेप्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे इरिवर्सिबल होते हैं, ये आपको याद रखने हैं। और इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, इनकी सिग्निफिकेंस क्या होती है, कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप इसका आंसर लिखोगे कि ये हमारी यूज होती है फॉर द रेगुलेशन ऑफ द ग्लाइकोलिसिस पाथवे या ग्लाइकोलिसिस साइकिल, क्योंकि जितने भी हमारे इरिवर्सिबल रिएक्शंस हैं वो हमें हेल्प करती हैं रेगुलेट करने के लिए। क्योंकि हम आपको पता है कि हमारी बॉडी में हम लोग ग्लूकोज इंटेक कर रहे हैं, कोई भी चीज हम खा रहे हैं, लेकिन उसको लिमिटेड अमाउंट तक ही तो रिक्वायर्ड है। अगर हम उसकी एक्सेस में करते हैं, जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा अगर हम इंटेक करते हैं तो वो हमारी स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ये तो आप सबको पता ही है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, अगर ग्लूकोज की हमारी बॉडी में पूरी रिक्वायरमेंट जितनी है वो कंप्लीट हो गई है, तो फिर ये साइकिल नहीं होती है, क्योंकि हमें एनर्जी नहीं चाहिए या फिर हम रेस्टिंग स्टेज में है तब भी नहीं, हमें कम एनर्जी चाहिए होती है, तो तब ग्लाइकोलिसिस साइकिल इनहिबिट हो जाती है, रुक जाती है, रेगुलेट हो जाती है उन स्टेप्स पे जो कि हमारे इरिवर्सिबल हैं। तो ग्लाइकोलिसिस के हमारे 3 स्टेप्स इरिवर्सिबल होते हैं, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 3 एंड स्टेप नंबर
10। तो ये 3 स्टेप्स हमारे इरिवर्सिबल हैं और ये हमारे रेगुलेटरी स्टेप्स हैं। तो फर्स्ट आप स्टेप में आपने देखो कि मैंने इसको एरो सिर्फ ओनली डाउनवर्ड्स लगाया है, अपवर्ड्स नहीं लगाया है। सेकेंड स्टेप में हमने इसको इक्विलिब्रियम के फॉर्म में लगाया है। फिर थर्ड स्टेप भी हमारा इरिवर्सिबल है। तो यहाँ पर क्या होगा कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट हमारा फॉर्म होगा बाय द एंजाइम फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज। और फिर नेक्स्ट थर्ड स्टेप में हमारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट यानी कि फ्रक्टोज के 6 फॉस्फेट पे जहां पर हमारा फॉस्फेट ग्रुप अटैच था वहां पर अब फर्स्ट पोजीशन ऑफ कार्बन पर भी फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा। तो अगेन मैंने आपको बताया है कि जहां पर भी फॉस्फेट ग्रुप की इन्वॉल्वमेंट होगी वहां पर हम कौन सा एंजाइम यूज करेंगे, काइनेज। और किसके लिए यूज कर रहे हैं, फॉस्फोफ्रक्टो के लिए, तो नाम भी क्या होगा, फॉस्फोफ्रक्टो काइनेज। सिंपल। तो हमारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन गया है। यानी कि जो फ्रक्टोज की रिंग थी उसकी फर्स्ट पोजीशन पर भी और उसकी लास्ट पोजीशन 6 पोजीशन पर भी हमारा फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है। अब हमारे 2 फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड हैं। फिर फोर्थ स्टेप आता है। फोर्थ स्टेप में अब फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट हमारा स्प्लिट हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि फोर्थ स्टेप एंड फिफ्थ स्टेप जो है हमारे वो हमारे स्प्लिटिंग फेज है या फिर उनमें हमारी स्प्लिटिंग होती है। अब हमारा यहाँ पर 6 कार्बन का फ्रक्टोज था और ये स्प्लिट हो जाएगा इनटू द 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। एक हमारा होगा डैप जिसको हम डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बोलते हैं और एक हमारा होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और ये दोनों हमारे 3 कार्बन के होते हैं। तो हमारा जो फ्रक्टोज था वो हमारा अब बीच में से डिवाइड हो गया है। यानी कि अगर मैं बोलूं कि इट इज अ 6 कार्बन, तो ये ऐसे बीच में से ब्रेक हो जाता है। तो एक हमारा फॉस्फेट ग्रुप यहाँ अटैच्ड है और एक हमारा फॉस्फेट ग्रुप यहाँ अटैच्ड है। तो एक मॉलिक्यूल जो हमारे यहाँ ब्रेक होगा उसकी फर्स्ट पोजीशन पर हमारा फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा और एक जो मॉलिक्यूल हमारा नीचे वाला होगा उसकी थर्ड पोजीशन पर होगा। तो दिस इज द लोअर वन एंड दिस इज द अपर वन मॉलिक्यूल जो हमारा ब्रेक हुआ है फ्रक्टोज का। तो अब यहाँ पर हमारे 3 मॉलिक्यूल्स हो गए। तो ये हमारे तभी इसलिए ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, क्योंकि जब हमारा ये ब्रेक हुआ तो यहाँ से नंबरिंग शुरू होगी 1, 2 एंड 3 और यहाँ पर 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर होता है और यहाँ पर थर्ड। तो डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी बन गया हमारा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट भी बन गया इन द स्टेप 4। ये भी हमारी रिवर्सिबल स्टेप है और एंजाइम इसके लिए यूज होता है एल्डोलेज। एल्डोलेज एंजाइम हम इसके लिए यूज करते हैं। अब क्या है कि हमारी फर्दर मूवमेंट होती है इन मॉलिक्यूल्स की। वो कैसे होगी कि जो ग्लाइकोलिसिस साइकिल होती है उसमें हमें ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट चाहिए होता है फॉर इट्स फर्दर स्टेप। लेकिन हमारी बॉडी में तो ये भी बन रहा है, सेल्स के अंदर तो DHAFP भी बन रहा है और वो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी, तो हमें किसी चीज के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, वो ऐसा हमारा किसी और पाथवे में इतना ज्यादा नहीं यूज होता है, तो उसकी तो एक्यूमुलेशन होती रहेगी। तो उसकी एक्यूमुलेशन को ओवरकम करने के लिए एक और एंजाइम प्रेजेंट होता है, उसका नाम है ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। अब आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पर आपने ट्रायोज लिखा है। ट्रायोज क्यों? क्योंकि हमारा 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है और उसके साथ फॉस्फेट भी अटैच्ड है, आइसोमेरिज्म हो रहा है, तो इसलिए आइसोमेरेज एंजाइम यूज करेंगे। तो आइसोमेरिज्म कैसे हो रहा है कि जो एसीटोन फॉर्म है यहाँ पे जो फॉर्म हो रही है ये हमारी कीटो फॉर्म है और यहाँ पर जो हमारा ये मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है ये हमारी एल्डिहाइड फॉर्म है। तो ये सबको पता है कि एल्डिहाइड और जो कीटोन है वो दोनों आपस में आइसोमर्स होते हैं, यानी कि उनकी जो स्ट्रक्चर फंक्शनल ग्रुप है वो चेंज होता रहता है, इंटरकन्वर्टिबल होता है कि कीटोन एल्डिहाइड में भी चेंज होता रहता है, एल्डिहाइड कीटोन में भी चेंज होता रहता है। तो इसलिए यहाँ पर हम ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम यूज करेंगे। ये भी बहुत सिंपल है क्योंकि 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है तो ट्रायोज, एक फॉस्फेट अटैच्ड है एंड आइसोमेरिज्म हो रहा है तो आइसोमरेज। तो ये हमारी 5th स्टेप रिएक्शन है। तो जब हमारे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पाइरुवेट फॉर्म करता रहता है, ग्लाइकोलिसिस में फर्दर यूटिलाइज होता रहता है, तो अब इसकी एक्यूमुलेशन हो जाएगी तो ये क्या करेगा, अपने आप को चेंज कर देगा बाय दिस एंजाइम इनटू द ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो यहाँ तक तो जितनी भी हमारी रिएक्शंस चल रही होती हैं वो हमारी सिंगल टाइम चलती हैं, लेकिन जब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट फॉर्म हो जाता है तब हमारी फर्दर साइकिल 2 बारी चलेगी। ठीक है, 2 बारी कैसे चलेगी कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एक तो अपने आप बनाएगा पाइरुवेट और एक बार जो डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ग्लिसरॉल्डिहाइड में चेंज होगा फिर वो भी हमारा पाइरुवेट बनाएगा, तो इसलिए डबल साइकिल चलेगी।
तो हमें जब भी ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल ब्रेक होगा तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट हमारे फॉर्म होंगे, 3 कार्बन ईच। यहां तक सबको क्लियर? तो अब हमारा 5th स्टेप खत्म, स्प्लिटिंग फेज भी खत्म। तो अब यहाँ पर हमारी स्प्लिटिंग नहीं होनी है, अब हमारी फर्दर पे ऑफ होनी है। पे ऑफ मतलब कि वो हमें जितने हमने एटीपी एक तो यूज किया, अभी तो एक ही ग्लाइकोलिसिस में तो हम एटीपी यूज ही करे जा रहे हैं, लेकिन हमें तो यहाँ पर एनर्जी मिलनी चाहिए, यहाँ तो उल्टी यूटिलाइज हो गई, लेकिन वो हमारी पे ऑफ हो जाती है इन द सेकेंड फेज, जो हमारी पे ऑफ फेज है। तो कुछ तो यहाँ पर हमारी जितने हमने यहाँ पे यूटिलाइज किए थे ये उसको वापस वहां पे कंप्लीट कर देगा, और उसके अलावा जो बचेंगे वो हमारे पास एज अ एनर्जी सोर्स हो जाएंगे, वो हमें एनर्जी की तरह मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा स्टेप 6। तो स्टेप 6 में क्या होता है कि अब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बन गया है और वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है इनटू द 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट। तो अब आपने देखो फिर से अगेन हमारा फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो रहा है ऑन द फर्स्ट पोजीशन, 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट मतलब कि अभी तो हमारे यहाँ पर मैंने बोला था कि 3rd कार्बन पर ही है, अब हमारा 1st कार्बन पर भी फॉस्फेट अटैच होगा। तो यहाँ पर हमारा एटीपी नहीं यूज होता है, यहाँ पर हमारा एक और एनर्जी सोर्स होता है NADH। हमारे 3 होते हैं जहां से हमें एनर्जी मिलती है, एक मॉलिक्यूल हमारा एटीपी होता है, एक मॉलिक्यूल हमारा NADH होता है और एक मॉलिक्यूल हमारा होता है FADH2। तो यहाँ पर हमारा यूज होगा NADH। तो NAD से NADH का कन्वर्जन हो जाएगा और हमारा फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर आके अटैच हो जाएगा। एंजाइम हमारा यूज होगा कौन सा? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, क्योंकि हमारे यहाँ पर NADH का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है और ये हमारा डिहाइड्रोजिनेज मॉलिक्यूल है, तो एंजाइम भी हम यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेज यूज करेंगे। और नाम तो ये भी वेरी सिंपल, आप इसके नाम रिएक्टेंट के नाम पर सिर्फ आपने आगे डिहाइड्रोजिनेज लगाना है। अब हमारा बन गया है 6th स्टेप में 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट। 7th स्टेप में फिर हमारा यहाँ पर एटीपी जो है एक्सेप्ट कर लेगा एक फॉस्फेट ग्रुप, जो कि हमारा यहाँ से है। यहाँ पर हमारा 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट था और फाइनली यहाँ पर बना है 3-फॉस्फोग्लिसरेट। तो यानी कि जो फर्स्ट पोजीशन पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच था वो कहाँ जाएगा? इस एटीपी के पास, और ये एटीपी इसको कन्वर्ट कर देगा इनटू द एटीपी मॉलिक्यूल, जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अगेन सेम कि फॉस्फेट ग्रुप की इन्वॉल्वमेंट है तो एंजाइम यूज होगा काइनेज। काइनेज एंजाइम है और काइनेज कौन सा एंजाइम होगा? जो कि हमारा फॉस्फोग्लिसरेट के ऊपर वर्क कर रहा है। तो फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, और काइनेज एंजाइम में तो हम आयंस भी लिख देंगे, तो Mg+2 आयंस भी हमने लिख दिए। अब हमारा 7th स्टेप खत्म हो गया एंड फाइनली हमें बन गया 3-फॉस्फोग्लिसरेट। 3-फॉस्फोग्लिसरेट हमारा इन द स्टेप 8 कन्वर्ट हो जाता है इनटू द 2-फॉस्फोग्लिसरेट, यानी कि अब हमारा जो 3-फॉस्फो मतलब कि 3rd पोजीशन पर फॉस्फेट ग्रुप है वो अब हमारा 2nd पोजीशन पर मूव कर रहा है। ठीक, यानी कि अगर मैं बोलूं कि हमारा ऐसा स्ट्रक्चर है, उसकी 3rd पोजीशन पर फॉस्फेट ग्रुप है, तो अब ये फॉस्फेट ग्रुप हमारा शिफ्ट हो जाएगा ऑन द 2nd पोजीशन पर। तो ये 2nd पोजीशन पे जब भी हमारा शिफ्ट होता है तो उसके लिए हम एंजाइम यूज करते हैं म्यूटेज। म्यूटेज एंजाइम का फंक्शन यही होता है कि वो मॉलिक्यूलर वेट तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रखता है, लेकिन हमारा फंक्शनल ग्रुप को चेंज कर देता है, या फिर कोई भी ऐसा ग्रुप जिसको हमें मूव करना है फ्रॉम वन पोजीशन टू द अदर पोजीशन ऑफ द कार्बन। तो एंजाइम हम इसके लिए कौन से यूज करेंगे? फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज। फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज यूज किया और Mg+2 आयंस यहाँ पर भी यूज होते हैं। तो एक तो काइनेज यहाँ पर आप लिखोगे, वहां पर आपने आयंस लिखने हैं, और एक अपने म्यूटेज वाले स्टेप में लिखने हैं, जो कि हमारा 8th स्टेप है। अब हमारा ये यहाँ पर म्यूटेज के प्रेजेंस में बन गया 2-फॉस्फोग्लिसरेट, यानी कि अब मैं बोलूं तो हमारा ये फॉस्फेट ग्रुप जो था वो हमारा अटैच हो गया ऑन द 2nd पोजीशन ऑफ द कार्बन। उसके बाद 9th स्टेप आता है और इस 9th स्टेप में हमारा इनोलेज यूज होता है एंजाइम। इनोलेज एंजाइम का फंक्शन ये होता है कि ये वाटर के मॉलिक्यूल को रिमूव कर देता है फ्रॉम द स्ट्रक्चर। तो जो हमारा यहाँ पर 2-फॉस्फोग्लिसरेट फॉर्म हुआ था ये स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर्स में हमारा यहाँ पर एक तो डबल बॉन्ड बन जाएगा और एक हमारा वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। अगेन हमारा यहाँ पर Mg+2 आयंस का यूसेज है, और इनोलेज एंजाइम मैंने आपको बता दिया कि वो हमारा यूज हो रहा है, और इसने क्या बनाया? फॉस्फोइनोल पायरुवेट।
तो नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा, जो कि हमारा ग्लाइकोलाइसिस पाथवे का लास्ट स्टेप है एंड 10th स्टेप है, और ये हमारा रेगुलेटरी स्टेप भी है। तो ये हमारा इरिवर्सिबल होगा, इसलिए हम इसको सिंगल हेडेड एरो से शो करते हैं। इसमें हमारा अगेन एडीपी से एटीपी फॉर्म होता है। वो कैसे होगा कि जो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट था, यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप हमारा रिमूव हो जाता है। तो जैसे फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हुआ तो एक्सेप्ट करने के लिए कौन है, एडीपी। कौन सा, ये वाला एडीपी, क्योंकि पहले वाला हमारा यूज हो गया इन द 7th स्टेप, और जो हमारा यहाँ पर 3rd स्टेप में था वो हमारा 10th स्टेप में यूज होगा। तो इस एडीपी ने एकदम से अपना फॉस्फेट ग्रुप जो जैसे यहाँ से रिमूव हुआ, इसने एकदम से एक्सेप्ट कर लिया और कन्वर्ट हो गया इनटू द एटीपी। एंजाइम हम यूज करेंगे इसमें पायरुवेट काइनेज, और फाइनली विल गेट अ पायरुवेट। तो ये हमारी 10th स्टेप है, रिएक्शन है। तो इसमें बहुत इजी है, जो हमारा पायरुवेट फॉर्म हुआ वो हमारा 3 कार्बन का था। तो मैंने जैसे कि आपको बताया, तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से जब ये ब्रेक हुआ यहाँ पर, तो इस ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ने एक पायरुवेट दिया। फिर अगेन ये हमारा चेंज हो जाएगा इनटू द ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, फिर ये वाले स्टेप्स दोबारा चलेंगे तो दोबारा से पायरुवेट होगा। तो तभी हमारे यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट फॉर्म होते हैं, और एनर्जी यूटिलाइज भी हो रही है और एनर्जी हमारी हमें प्रोवाइड भी हो रही है। अब वो कैसे हो रही है, जो अगर हम बोलें कि ग्लाइकोलाइसिस साइकिल तो है, लेकिन आप तो बोलोगे कि मैम यहाँ पर हमने 2 तो यूटिलाइज कर लिए और 2 ही हमारे यहाँ पर फॉर्म हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हमारी साइकिल भी तो डबल चल रही है, तो 2 मॉलिक्यूल्स तो हमारे NADH के फॉर्म होंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 ATP फॉर्म होगा, और 10th स्टेप में भी हमारा 2 ATP फॉर्म होगा। टोटल कितने हो गए, 2 + 2 4, और जो एक NADH होता है वो हमें अप्रोक्सीमेटली 2.5 ATPs की इक्वल एनर्जी देता है। तो हम उसको 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP के हिसाब से कंसीडर करते हैं कि वो हमें 3 मॉलिक्यूल्स देता है, पर एक्चुअल में अप्रोक्सीमेटली इट इज 2.5। यहाँ पर हम 3 कंसीडर करेंगे, तो 3 × 2 6 हो गए। तो इसके इसमें हमारे 6 ATP मॉलिक्यूल ये हो गए, +2 and +2, so 6 7 8 9 10, टोटल 10 ATP जनरेट हुए। लेकिन उन 10 में से हमारे यूटिलाइज हो गए हैं 2, तो अब हमारे बचे हैं -2 करके 8 ATP। तो पूरी ग्लाइकोलाइसिस साइकिल के जो 10 स्टेप्स आप पढ़ते हो, उसमें हमें 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP मिलते हैं, और वो हम यूज करते हैं हमारे और फंक्शन जो होते हैं बॉडी के, मेटाबॉलिज्म में भी, और उसके अलावा कोई भी अगर हम एक्टिविटी कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, फिर कोई और हमारी बॉडी के अंदर फंक्शनिंग चल रही है, उसमें वो हमारे सारे यूटिलाइज हो जाते हैं। तो एक चीज आपने इसमें ये ध्यान रखनी है कि तो वो आपके स्टेप्स कि कौन कौन से इरिवर्सिबल हैं और रेगुलेटरी स्टेप्स हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आता है जो आप नीट एंड जेईई की तैयारी करते हैं, उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्ट साइकिल तो आती नहीं है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, तो उसमें बेसिक क्वेश्चंस यही आते हैं। कभी कभी पूछते हैं कि काइनेज एंजाइम जो है वो किस लिए यूज होता है, उसका फंक्शन क्या है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि इरिवर्सिबल स्टेप्स कौन कौन से हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि हमें कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट के मिलेंगे फ्रॉम द 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, और ये भी क्वेश्चन आता है कि जो पायरुवेट है वो कितने कार्बन का स्ट्रक्चर है। तो ये सारे के क्वेश्चंस आपको तभी लर्न होंगे जब आपको पूरी अच्छे से ग्लाइकोलाइसिस पता होगी। तो वैसे तो यूजुअली बच्चे इसको रखते हैं, लेकिन अगर आप जितनी जल्दी इसको कंसेप्ट को समझ के लर्न करोगे उतना ही ज्यादा इजी होगा आपको अच्छे से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना। तो ये तो हमारी थी ग्लाइकोलाइसिस साइकिल। इसके अलावा आपको अगर इसका डिटेल्ड एनालिसिस देखना है कि स्ट्रक्चर्स में कैसे चेंज आता है, तो उसके लिए मेरी एक और वीडियो है, उसमें डिटेल्ड एनालिसिस मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है स्ट्रक्चरली, तो वो आप वहां पर जाकर भी देख सकते हो।